पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 2। दीप्ति और रुद्र गार्डन में घूमते रहते हैं। फिर दोनों कुछ बातें भी करते हैं जिसमें ज़्यादातर फूलों की ही बातें होती हैं। रुद्र गांव में भी काफ़ी फूल अच्छे हैं। दीप्ति, हाँ कौन सा? आप एक बार पूरा गांव तो देखिए। रुद्र, गांव ज़रूर देखूंगा, आज से ही शुरू कर दूंगा। दीप्ति, आप यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं? रुद्र, अब तो यहीं रहना है। दीप्ति, अच्छा तो फिर आप आराम से पूरा गांव देखिएगा। इतने में दीप्ति की सहेलियां आ जाती है उसे ढूंढते हुए। दीप्ति, तू कहाँ रह गई थी? अरे कौन सा घना खम्मा। रुद्र, खम्मा घनी। दीप्ति, अरे वो मैं ज़रा गार्डन की तरफ आई तो मुझे कौन सा यहाँ मिल गए, तो वह मुझे गार्डन दिखाने लगे। अच्छा कौन सा? ये तो गलत बात है, हमें तो नहीं दिखाया कभी। रुद्र, जी आपने कभी बोला ही नहीं, तो अब बोल रहे हैं ना, हमें भी दिखाइए आपका गार्डन। रुद्र, क्यों नहीं, देखिए अच्छे से पूरा गार्डन देखिए। मन में रुद्र यह सोच रहा था कि अच्छा खासा दीप्ति के साथ घूम रहा था। इतने में एक नौकर आता है। कौन सा? आपको दादी सा बुला रही हैं। रुद्र, हाँ उन्हें बोलिए मैं आता हूँ। अच्छा आप लोग गार्डन देखिए, मैं ज़रा आता हूँ। दीप्ति, जी कौन सा? रुद्र के जाने के बाद उसकी सहेलियाँ, हमने तो सुना था कि कौरसा का बचपन से ही बहुत घमंडी थे, पर अब वह बिल्कुल ऐसे नहीं। दीप्ति, लोग बदल जाते हैं, कौरसा भी बदल गए हैं। इतने में अंदर से एक छोटा बच्चा आता है। आपके बाबा बुला रहे हैं। दीप्ति, हाँ बेटा चलो मैं आती हूँ। फिर सब अंदर चले जाते हैं। खाना खाने की व्यवस्था की जिस प्रकार की एक तरफ सिर्फ औरतों की लाइन बैठी थी और एक तरफ आदमियों की। दो लाइनें थी। हल्का बारीक सफ़ेद कलर का पर्दा था जिसके आर पार देखा जा सकता था। रुद्र गांव वालों की नज़र में और दीप्ति की नज़र में अच्छा बनने के लिए सामान्य गांव वासियों की तरह उनके बीच बैठ जाता है, लेकिन जानबूझकर उधर बैठता है जहां से दीप्ति साफ दिख रही थी। दीप्ति अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी और खाना खा रही थी। उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा जाकर बैठ जाता है तो उसे भी खाना खिला रही थी बहुत प्यार से। रुद्र, काश वो बच्चा मैं होता, कम से कम दीप्ति के हाथों से खाना खाने का मौका तो मिलता। अब ना चाहे ये मौका कब मिलेगा। चेहरे पर बच्चों जैसी शिकायत वाली मुस्कान थी, मानो बोल रहा था कि मुझे भी खिला दो। रुद्र अपना खाना खत्म करता है, लेकिन तब तक ही, सिर्फ जब तक दीप्ति नहीं उठ जाती। दीप्ति के उठते ही वह भी उठ जाता है और हाथ धोने वाली जगह पर दीप्ति को चुपके से देखता है। फिर सब महल में जाने लगते हैं। रुद्र मन में सोच रहा है कि जैसे दीप्ति को कभी जाने ही ना दे, पर जब तक दीप्ति महल से नहीं चली जाती तब तक रुद्र उसे देख रहा था। ऐसे देखा जिसकी दादी पूछती है, किसे देख रहा है रुद्र? रुद्र, नहीं दादी, किसी को नहीं। उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान होती है जो सब कुछ बता रही थी। फिर रुद्र वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर सिर्फ दीप्ति को जाते हुए देखता है। दीप्ति को वहाँ से चली जाती है पर रुद्र वहीं खड़ा रहता है और देखते देखते रात हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। फिर वह रजत आता है और बोलता है, मालिक आपने जिन लोगों के बारे में पता लगाने का बोला था मैंने उनका पता लगा लिया है, बस आप हुक्म कीजिए। रुद्र, उन लोगों को पकड़कर हमारे पुराने वाले किले के पास ले आओ। जी मालिक। फिर रुद्र उन लोगों को सोचकर बहुत गुस्सा होता है। एक पुराना हंटर निकालता है और शैतानी सोचने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद दादी आती है तो वह हंटर छुपा लेता है। दादी, चलो खाना खा लो। रुद्र, इतनी जल्दी कब? अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं दादी, गांव में जल्दी खाना खाते हैं सब। रुद्र, अच्छा, और जल्दी से सो भी जाते हैं? कुछ सोचते हुए दादी, हाँ 8 बजे तक सब सो जाते हैं। रुद्र, अच्छा, पर मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। दादी, इतनी रात को तुझे क्या काम है? रुद्र, एक काम है, जल्दी आ जाऊँगा,
आप चिंता मत करना दादी, ठीक है। पर साथ में रजत और कुछ राक्षसों को लेकर जाना। रुद्र जी दादी। फिर वह चला जाता है। कुछ देर बाद मालिक, यह देखिए, ये रहे चारों। मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हमने क्या किया? रुद्र, तुमने क्या किया? मेरी होने वाली पत्नी को अपनी गंदी नज़र डाली। वह लोग बंधे हुए थे। रुद्र ने उन्हें अपनी आदमियों से पकड़वाकर खंडर में कैद करवा रखा था। वह लोग चीखते रहे, मालिक, मालिक, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि वह आपकी होने वाली पत्नी है, वरना हम लोग कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। राहुल अपने बैग से हंटर निकालता है और उन लोगों को बहुत मारता है, पर वह लोग बहुत माफ़ी मांगते हैं। पर रुद्र को जैसे उन्हें मारने में खुशी मिल रही थी। हाँ, मार जा रहा था और बोल रहा था, दीप्ति सिर्फ मेरी है और उससे कोई तरफ नहीं देख सकता। दीप्ति सिर्फ मेरी है। वह लड़कों उतनी मारता है कि वह लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर रजत रुद्र को रोकता है, मालिक रुक जाइए, वरना ये लोग मर जाएंगे। फिर रुद्र रुक जाता है। वह बोलता है, उन लोगों को खाना मत देना। गार्ड्स बोलते हैं, ठीक है कौरसा, जैसा आप बोलें। वह वहाँ से चला जाता है और वह महल पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और वहाँ भूसे में एक फूल के पौधे को तोड़ रहा था और गुलाब को मसल रहा था। कुछ देर बाद रजत आता है। उसने खाना खाने के लिए बुलाता है। वह बोलता है, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। रजत के जाते ही वह तुरंत गेट बंद कर लेता है, अपनी किताब की अलमारी के पास जाता है और एक किताब उठाता है। उसका नाम होता है दूसरा चेहरा। उसके एक किताब लिखी होती है जो भूतों में था, वह भविष्य में होता है, जिस पाकर मेरा सपना पूरा होगा। हाँ, देखते देखते ही एक गेट खुल जाता है और अंदर से एक रोशनी आ रही होती है। वह अंदर चला जाता है, गेट बंद हो जाता है। उसके सामने एक आधा भेड़िया जैसा व्यक्ति आता है और बोलता है, मेरे मालिक आप आ गए। और ऐसा बोलकर रुद्र के पैर पर सर झुकाता है। फिर वहाँ एकदम से कुछ हलचल होती है और वहाँ बहुत से चमगादड़ उड़ने लगते हैं और कई अजीब जीव आने लगते हैं। फिर रुद्र अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही वहाँ सब जगह मसाले जल जाते हैं और रुद्र भी थोड़ा बदल जाता है, पर ज़्यादा नहीं। वह बोलता है, बस थोड़ी दिनों की बात है, फिर सब मेरा होगा। ऐसा बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और चांद की तरफ देखने लगता है। तुरंत चांद की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ा दर्द सा झलकता है, मानो चांद ने उससे कुछ छीन लिया हो। इतने में वह आधा भेड़िया बोलता है, मालिक हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ कुछ दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है, आपको जल्दी से कुछ करना होगा। रुद्र, मैं जो चाहता हूँ वह मुझे मिल जाता है और अगर नहीं मिलता तो मैं उसे छीन लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, हमें जो सोचा है वह हो जाएगा और हमें सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। दूसरे दिन सुबह का वक्त लगभग 5 बज रहे होते हैं कि तभी सभी पूरी तरह सूरज नहीं निकला, क्योंकि दीप्ति के बारे में रुद्र ने सब कुछ पता कर लिया था। इसीलिए उसे पता था कि दीप्ति सुबह सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। इसीलिए वह सुबह सुबह उठ जाता है और तैयार हो जाता है। रुद्र ने आज कुर्ता पजामा पहना। इन कपड़ों में बिल्कुल एक सज्जन व्यक्ति लग रहा था, मानो उसके पास कोई व्यक्ति हो ही ना इस पापी दुनिया में। फिर वह रजत को बुलाता है। रजत भी, मालिक आपने बोला था वह हो गया है सब, आपके जाने की देरी है। मैंने सभी आदमियों को समझा दिया है, सभी लोग आपके काम ठीक से करेंगे। रुद्र, जैसे ही दीप्ति आने वाली होती है मुझे एक कॉल कर देना। रजत, जी मालिक। फिर रुद्र अपने रूम से निकलता है। जिस वक्त ज़्यादा लोग नहीं उठे होते हैं, सिर्फ दादी उठी होती है। रुद्र को जगता देख रुद्र की दादी हैरान हो जाती है। दादी, रुद्र आज तू इतनी जल्दी उठ गया है और तैयार होकर इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? रुद्र, दादी प्रणाम, और मैं मंदिर जा रहा हूँ। दादी, इतनी सुबह कब? अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं। रुद्र,
जी दादी, मैंने सोचा है कि सुबह मंदिर जाऊंगा। दादी, यह बहुत अच्छी बात है, जाओ मंदिर और प्रसाद भी ले आना। फिर रुद्र निकल जाता है और मंदिर के बाहर बैठा रहता है। दीप्ति के आते ही रुद्र को रजत कॉल करता है और बताता है कि दीप्ति जी आ गई हैं। यह सुनकर वह तुरंत अपने कार से निकलता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे लोगों को पैसे और कंबल ओढ़ाता है। मंदिर से निकलते ही जो यह सब देखती है दीप्ति, अरे ये तो रुद्र प्रताप सिंह हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं लोग, पता नहीं इन्हें क्यों गलत कहते हैं, जबकि ये तो बहुत सबकी हमेशा भलाई करते हैं और मदद ही करते हैं। रुद्र जैसे ही देख रहा था जैसे उसने दीप्ति को देखा ही ना हो। फिर आगे चलकर वह दीप्ति के पास तक आ जाता है और बोलता है, अरे दीप्ति जी नमस्ते, आप भी सुबह सुबह मंदिर आती हैं? दीप्ति बोलती है, जी हाँ, पर आपको तो मैंने यहाँ पहली बार देखा है। रुद्र जी, बस जब से यहाँ आता हूँ तब से यहाँ आता हूँ, बहुत शांति मिलती है लोगों की मदद करके। दीप्ति, आप तो कितने भले हैं दिल के, चलिए पूजा करते हैं। फिर दोनों पूजा करने के लिए ऊपर मंदिर में चले जाते हैं। पूजा करने के बाद अपने घर चली जाती है। रुद्र उसे जाता देख रहा है और मन में बोल रहा है, दीप्ति ये तो शुरुआत है, अब आगे देखो कितनी भला हूँ। फिर वह भी अपने महल में चला जाता है। दीप्ति गांव में स्कूलों की एक प्राइमरी टीचर है जो कुछ बच्चों को पढ़ाती है और वह सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती है। यह बात भी रुद्र पता कर लेता है कि वह किस स्कूल में पढ़ाने जाती है, इसीलिए जानबूझकर उस स्कूल में निर्माण कार्य में अपना योगदान देने के लिए उस स्कूल भी जाता है। दीप्ति भी आपको यहाँ कुछ काम था क्या? रुद्र, हाँ, यह निर्माण कार्य के योगदान देने के लिए यहाँ आया हूँ, तब मुझे लोगों की मदद करनी बहुत अच्छा लगता है। दीप्ति, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था और इसमें आपका योगदान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गौरव की बात है। रुद्र, चलिए मैं यहाँ आ ही रहा हूँ तो आप मुझे स्कूल दिखा दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। दीप्ति, क्यों नहीं कुंवर साहब, यह स्कूल भी तो आपके द्वारा ही बनाया गया, चलिए मैं आपको जगह बता देती हूँ पूरी। फिर वह लोग स्कूल देखने के लिए चले जाते हैं। दीप्ति पूरा स्कूल देख रही होती है और उनको पूरा ध्यान तो दीप्ति पर ही था। पर जाते हुए रुद्र को बोलती है, दीप्ति जी चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। दीप्ति, नहीं, आपको परेशानी हो रही है, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। रुद्र, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो अपने घर ही जा रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। दीप्ति जी, नहीं धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी। रुद्र मुंह लटकाए हुए चला जाता है तथा दीप्ति भी अपने घर चली जाती है। फिर रुद्र किसी को कॉल करता है और लगभग आधे रास्ते में ही दीप्ति को रास्ते में कुछ लड़के घेर लेते हैं। रुद्र वहां से गुजर रहा होता है, वह अपनी गाड़ी को रोकता है तथा निकालकर उस गुंडों को मारकर भगा देता है। यह देखकर दीप्ति उनको धन्यवाद कहती है। दीप्ति, धन्यवाद कुंवर साहब, आपने आज मेरी जान बचा ली। रुद्र, मैंने तो पहले ही कहा था, आप मेरे साथ गाड़ी में चलिए, आप मेरे साथ चलिए तो यह परेशानी भी नहीं हो आती। अब मेरे साथ चलिए। दीप्ति, ठीक है कुंवर साहब। फिर दोनों चले जाते हैं। शाम के वक्त उसके घर उसकी सहेली आती है। दीप्ति, तुझे पता है प्रिया की शादी तय हो गई है। दीप्ति, सच? मुझे किसी ने बताया। अरे पूरे गांव को पता है और अब तैयारियां हो शादी में जाने के लिए, कल से सारे रस्में शुरू हो जाएंगी। दीप्ति, अच्छा लड़का कौन है? वो पास के गांव में रहता है, राजू नाम है। दीप्ति, अच्छा यह बहुत अच्छी बात है। इतने में दीप्ति के पिता घर में आते हैं। दीप्ति, अरे बाबा आप आ गए, आपको पता है प्रिया की शादी तय हो गई है। पंडित जी, हाँ क्योंकि मैंने ही तय करवाई है। दीप्ति, अच्छा बाबा, हाँ मैं तो भूल ही गई, आप तो गांव में
सभी लोगों की जोड़ियां बनवाते हो, यह जोड़ी भी आपने ही बनवाई होगी। उसके बाबा हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, अब तुम लोग बात करो, मुझे काम है। इधर रुद्र के पास रजत आता है और बोलता है कि दीप्ति की सहेली की शादी है। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है और कहता है, दीप्ति, अब तुम मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अब रुद्र का अगला कदम क्या होने वाला है वह दीप्ति, मैं तो प्रिया के लिए बहुत खुश हूँ और उसकी शादी में बहुत एंजॉय करूँगी, उसकी सहेलियाँ, मैं भी। और हाँ, कल से रस्में शुरू हो रही हैं, कल हल्दी का पहला दिन है। अच्छा, मैं अपने पीला वाला लहंगा पहनूंगी और तुम? हाँ, मैं भी पीला लहंगा पहनूंगी। फिर दोनों कल के लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रुद्र के दिमाग में भी कुछ चल रहा होता है। यहाँ अपनी दादी के पास आकर बोलता है, दादी, मैंने कभी गांव की शादी नहीं देखी, मुझे कोई शादी में जाना है। तो उसकी दादी कहती है, आजकल गांव में बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको शादी में भी जाना है, क्या बात है। अपनी पलकों को ऊपर करते बोलती है, आपको कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? अगर आ गई है तो हमें बता दीजिए, हम तुरंत ही रिश्ता भेजकर आपके उनके बात करवा देंगे। तो रुद्र बोलता है, नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बस हमेशा शादी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। शादी में जाने का बोल रहा हूँ, शादी का थोड़ा ना बोल रहा हूँ। दादी हंसने लग जाती है। गांव में एक शादी तो है, मनमोहन की बेटी प्रिया, अगर तुझे शादी में जाना है तो इतने शौक चढ़ रहा है तो उसकी शादी में चला जाना, मैं मनोहर से कह रही हूँ। और हाँ, उसके लिए कुछ तोहफे भी भिजवा दूंगी। अब तो खुश है ना? रुद्र कहता है, दुनिया की सबसे प्यारी दादी हो, गले लग जाता है। अगले दिन दीप्ति सुबह सुबह तैयार होकर प्रिया के घर चली जाती है। प्रिया शादी में बहुत शुभकामनाएं और जीजा जी से मिल। कहीं प्रिया अभी यहाँ सिर्फ फोटो ही देखती है। दीप्ति, तो तू बिना देखे शादी कर रही है, तुझे एक बार मिलना तो चाहिए। प्रिया, तुझे बाबा, अरे बाबा दोनों पर आंखें बंद करके भरोसा है, उन दोनों ने चुना है तो सही होगा। दीप्ति, हाँ वो तो है, बाबा कभी गलत रिश्ता नहीं करवाएंगे। हाँ, इसीलिए अभी तू आ गई है तो सारा काम देख ले, ठीक है ना? सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ बाबा, जा रही हूँ काकी। हाँ, यह लोग मिल रहे हैं। इधर रुद्र की दादी प्रिया के बाबा को बुलवाती है। घना क्षमा माताजी, कुछ गलती हो गई है तुम्हारे से, आप याद किया, क्षमा गणी। और तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बेटी की शादी की बधाई देने के लिए बुलाया था। रजत, तोहफे लेकर आओ मनोहर की बेटी के लिए। मनोहर, अरे बहुत कृपा आपने, धन्यवाद माताजी, आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर मैं आपका कोई काम आ सकूं तो ज़रूर बताना, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अरे नहीं नहीं, बस रुद्र को ज़रा गांव की शादी देखने का मन था, ज़रा तो वह भी आएगा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। अरे आप कैसी बात कर रही हैं माताजी, आप ही तो इस गांव की पालन करते हैं, अगर हुक्म सा आएंगे तो हमें हमारा ही मान बढ़ेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी खातिरदारी में। फिर भी कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर देना, हाथ जोड़कर कहता है। ठीक है, अब तुम जाओ और यह सब हम भिजवा देंगे, तुम आराम से जाओ जी। इधर रुद्र सब ऊपर देख रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि, और सब रूम में जाते हैं। फिर वह उस रहस्यमयी कमरे में जाकर एक कांच की बोतल खोलता और बाहर आता है। उस छोटी सी बोतल में कुछ पानी जैसा होता है और वह पानी जादुई सा होता है, उसकी चमक होती है। उसे लेकर वह बाहर आता है और बोलता है, दीप्ति, अब जल्द ही तुम मेरे करीब आओगी, तैयार हो जाओ। इधर सारी तैयारी हो चुकी होती है। इतने में प्रिया के बाबा आते हैं और बोलते हैं, अरे प्रिया की माँ, बस अच्छे से तैयार करना, हमारे यहाँ हुक्म सा आएंगे, उन्हें शादी की रस्में देखनी हैं। सब लोग यह सुनकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और प्रिया की शादी में हुक्म सा आएंगे।
अब आगे क्या होगा, आखिर रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।